जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे आप सब कैसे हैं। अरुण, भारद्वाज, अवनीश, राधा, रानी, मनीष, अभिषेक, प्रतिका, सुनील, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी की इस क्लास में। और बच्चे, कल एक चैप्टर शुरू किया था हमने, छंद, है ना। छंद यानी कि जो आपकी काव्य की पंक्तियां होती हैं, जो कविता में पंक्तियां होती हैं, उनके बारे में जानना हमने शुरू किया। ये छंद होता क्या है। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई, छंद के अंग बताए 7, है ना। 7 में मैंने प्रमुख बताया, सबसे प्रमुख होते हैं गण। गणों की संख्या 8 होती है। गण 3 अक्षरों से मिलकर बनता है। और आप सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया, मतलब आप लोगों ने उसको मेहनत से सीखा, तभी आप समझ पाए, है ना। और नहीं तो बड़े बड़े लोग चक्कर खा जाते हैं ऐसे एकदम से, है ना। हमने आसान तरीके से उसको मिल करके सीखा। आज क्लास दूसरी चलेगी हमारी। आज हम सीखेंगे छंद के भेद। फिर कल की क्लास जैसे ही शुरू होगी, मैं आपको मात्राएं गिननी सिखाऊंगा। मात्रा कैसे गिनते हैं, कहीं आधा अक्षर आ जाएगा, आधा पहले आ जाएगा, कहीं अनुस्वार आ जाएगा, चंद्रबिंदु, वो हम कल की क्लास में सीख रहे हो, है ना। एक बार थम्स अप करेंगे, पिछली क्लास आप लोगों के समझ में आई थी। आज आ जाते हैं छंद के भेद पर। जो ये छंद है, इसके भेद कितने होते हैं। अंग तो 7 होते हैं, भेद अगर कोई पूछे तो छंद के भेद हमारा जवाब होगा भैया जी 3 होते हैं। छंद के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से 3 होते हैं? नंबर 1, मात्रिक छंद होगा। कौन से छंद होते हैं? मात्रिक छंद होंगे, ठीक है। लाइन छोड़ देना, कम से कम 3 लाइन छोड़ देना। मात्रिक छंद होंगे। दूसरे हमारे होंगे भैया वार्णिक छंद। और बहुत फोकस करके और ध्यान से समझना, वार्णिक छंद होंगे। और तीसरे हमारे होंगे मुक्त छंद। 2-2 लाइन बीच में, 3-3 लाइन छोड़ते हुए चले, लिखेंगे इनके बारे में। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, एक वार्णिक, एक मुक्त। तो बच्चे, मात्रिक छंद क्या होता है? जिसमें जिसमें मात्राओं की गिनती हो। मात्रा से मतलब क्या होता है? स्वर होता है। जिसमें मात्राओं की गिनती हो, जो आप लोग कल सीख रहे थे थोड़ा थोड़ा। जिसमें मात्राओं की गिनती हो, जैसे मैं बोल दूं कोमल, जैसे कोमल। कोमल शब्द में मैं मात्राएं गिनूंगा तो क्या बोलूंगा? क्या? ओ। भाई स्वर को अलग कर लेते हैं। और मात्रा किसकी होती है? हमेशा मात्रा होती है स्वर की। व्यंजन की कभी मात्रा नहीं होती दोस्त, ठीक है। मैं, एक व्यंजन है, इसमें ए आ गया, फिर आ गया आपका ले, और ले में क्या आ गया? ए। व्यंजन और स्वर को अलग अलग करने पर ही हमें मात्राओं का ज्ञान हो पाता है। तो मैंने देखा स्वर एक ये रहा, एक स्वर ये रहा, और एक स्वर ये रहा। मैंने कल आपको मात्राएं भी गिननी सिखाई। तो ओ की मात्रा कितनी होती है? वर्तुल लगता है। ए में क्या लगता है आपका? खड़ी पाई लगती है। ए के लिए क्या खड़ी पाई? बोलो यस और नो। तो मात्रिक छंद में आप देख रहे हैं गणना किसकी हुई है? सिर्फ सिर्फ मात्राओं की हुई है। मात्रा किसकी होती है? स्वरों की। मात्रा किसकी होती है? स्वरों की मात्रा होती है। यानी गिनती किसकी होती है? स्वरों की, सिर्फ। यानी व्यंजन से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ जी, व्यंजन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वार्णिक छंद किनको बोलेंगे हम? जिनमें जिनमें वर्ण की गिनती हो। और वर्ण भी क्या होगा? वो व्यंजन होगा। व्यंजन की गिनती हो, मतलब इसमें अब स्वर से कोई लेना देना नहीं है, मात्रा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे इसी शब्द को ले लो फिर से, या कोई और दूसरा शब्द ले लेते हैं। मैंने ले लिया रमेश शब्द। क्या ले लिया मैंने? रमेश शब्द ले लिया। तो रमेश का वार्णिक विच्छेद आप करके दिखाएंगे फटाफट से, फटाफट से बोलेंगे। कोमल में सर जी भगण है। अरे वाह मेरे दोस्त, ठीक है बेटा, वो बात हम पहले कर चुके कल की क्लास में, आज उसको छोड़ दो।
इंटेलिजेंट आप लोग। क्या बोलोगे? रमेश का वार्णिक विच्छेद बताएंगे तो क्या बोलोगे? रे आ गया भैया जी, रे में ए होगा, फिर मैं आएगा, मैं में क्या होगा आपका? छोटा ए है। भाई एक मात्रा वाला छोटा होता है और दो मात्रा वाला बड़ा होता है, ये आपने संधि में पढ़ लिया होगा खूब। प्लस से हो गया, और से में क्या आ गया भैया? ए आ गया। तो मैंने बोला इसमें वर्ण की गिनती होगी, किसकी? वर्ण की गिनती होगी, स्वर से कोई लेना देना नहीं है। स्वर किस में गिने जाते हैं? मात्रा किस में गिनी जाती है? मात्रिक में। मात्रिक मात्रा, वार्णिक में वर्ण। वर्ण कौन से? व्यंजन गिने जाएंगे। एक, एक हो गया, दो हो गया, और तीन हो गया। कुल वर्ण कितने हैं? इसमें कुल तीन वर्ण हैं। इनका वर्ण का कोई साइन भी नहीं होता, कोई चिन्ह भी नहीं होता। भाई मात्राओं को तो ऐसे दर्शा देते हैं, दीर्घ है तो वर्तुल से, और एक मात्रिक है तो एक खड़ी पाई से दर्शा देते हैं, और वर्ण को तो दर्शाया भी नहीं जा सकता। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। बोलोगे भाई समझ में आया मात्रिक छंद क्या होता है? मात्रिक छंद में हम हमेशा मात्राएं गिनेंगे। वार्णिक छंद में मात्राओं से कोई लेना देना नहीं है, जिनमें वर्ण की गिनती होती है। मुक्त छंद कौन से होते हैं? मुक्त छंद जिनमें जिनमें न मात्रा मात्रा गिने, न वर्ण गिने, मुक्त है एकदम। एकदम क्या है? एकदम मुक्त है। जैसे कुमार विश्वास, भाई रामायण थी, भाई रामायण थी तो रामायण में तो छंदों का विशेष ध्यान रखा गया। चौपाई जैसे छंद तो मात्राएं हैं वहां तो। वार्णिक में वर्णों का ध्यान रखा गया। मुक्त छंद होती है नई कविता, नई शायरी। अब जैसे मैं तुमको शायरी सुना देता हूं, कोई है नई, नई शायरी का पुरानी शायरी लिख लो, शायरी तो शायरी है। नई कविता हो गई। मैं आपको कोई कविता सुना दूं नई वाली, आज की कविताओं में बच्चे मात्राओं का कोई अर्थ नहीं होता। आज तो तुकबंदी बननी चाहिए बस, जैसे कुमार विश्वास सुनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बच्चे अभी शब्द मत लिखो। उज्जैन ये कल की क्लास का टॉपिक है हमारा, कल हम पढ़ेंगे इसको। उज्जैन में कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मात्राएं कैसे होंगी, कल मैं आपको सिखाऊंगा और आप ही मुझे बताओगे। उसको अभी भूल जाओ, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। आज हम पढ़ रहे हैं छंद के भेद। चलो भाई कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, रोहित गौड एकदम ठीक उत्तर लिख रहे हैं। वार्णिक छंद गुरुजी एक बार फिर से बताएं। बच्चा देखो फिर से सुनो, मात्राओं की गिनती हो तो मात्रिक, मात्राओं की गिनती ना हो। भाई ये तो हमारा देखो ध्यान से, ये क्या है? ये मात्रा है ना, ए स्वर है, इसको काट दो। ये स्वर है, इसको काट दो। ये स्वर है, इसको काट दो। बच्चे कितने वर्ण है? गिनती गिन लो, एक दो तीन। फिर से बता देता हूं, ये रहा कमलेश। अब अपना आप समझ जाओगे। कमलेश, इसमें वर्ण गिने जाएंगे, मात्रा नहीं। कै गिना जाएगा, मैं गिना जाएगा, ले गिना जाएगा, से। कितने? चार वर्ण हो गए, है ना। जैसे मैं कह दूं आपसे, कोई भी एक शब्द ले लो, मैंने बोल दिया जैसे हीरोइन, हीरोइन, तो बच्चे वर्ण गिने जाएंगे। है, रे, ई एक स्वर है, ने, तीन हो गए। तो स्वर नहीं गिनना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तब समझूंगा कि आप समझे हो वार्णिक को नहीं। मुझे बताओ आप लोग मुझे बता दो, रावण में, किसमें? रावण में कितने वर्ण हैं? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। रावण में वर्ण कितने हैं? स्वर नहीं गिनना है, आप अपने आप लिखने की जरूरत ही नहीं है, वर्ण विच्छेद करने की जरूरत नहीं है। साफ देखो, रे वे अणे कितने हो गए? तीन हो गए। कोई जटिल बात आएगी कल गिनना सिखाएंगे ही हम इसको। बोलो भाई, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। चलो, बहुत गजब, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो भाई आगे। अंकित भाटी सर ने गणों का अलग फॉर्मूला बताया था। बेटा सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं, उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा बताया होगा, है ना। और बहुत सारे फॉर्मूले, अलग अलग लोगों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। आपके मेरा वाला समझ में आ गया हो तो काम बनना चाहिए।
चलो आगे आएंगे। अब आते हैं हम, पढ़ना शुरू करेंगे। हेडिंग लिखो, सबसे पहले मात्रिक छंद को। क्या बोलोगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या होगा भाई? ये तो आप जान चुके कि भैया मात्रिक छंद में गिनती होती है मात्राओं की। लिखना, मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार है इसके भी? 3। आज की क्लास में याद होना चाहिए, इतने फोकस से पढ़ना है। नंबर 1 होंगे सममात्रिक, जिनमें मात्राएं क्या होंगी? समान होंगी हर चरण में। दूसरे होंगे विषम मात्रिक, जिसमें हर चरण में समान नहीं होंगी, अलग अलग चरणों में समान होंगी, विषम मात्रिक। और तीसरे क्या होंगे? तीसरे होंगे अर्ध सम मात्रिक। क्या बोलोगे? अर्ध सम मात्रिक होंगे, आधी मात्राएं समान होंगी। ठीक है, क्या बोला मैंने? मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। बच्चे इनसे डायरेक्टली प्रश्न पूछता है, पूछ लेगा मात्रिक छंद कितने प्रकार के। और सबसे बड़ी तो इनमें पहचान पूछी जाती है। अभी मैं बताऊंगा 10 मिनट बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है। 4 देता है आपको छंद के नाम, रोला, उल्लाला, चौपाई, और पूछ लेगा छांट करके कि भाई इनमें कौन सा छंद अलग है। पूछ लेगा किसमें अर्ध सममात्रिक है, किसमें पूछ लेगा विषम मात्रिक है, किसमें पूछ लेगा सममात्रिक है। तो सममात्रिक की बात पर आ जाते हैं बच्चा। क्या पढ़ना शुरू करेंगे? सममात्रिक छंद। बच्चा नाम देखो ध्यान से। भाई ये तो आप जान चुके कि मात्रिक में जी मात्राओं की गिनती होती है, और मात्रिक के भी आगे मैंने सम लगा लिया। तो सम का मतलब क्या हुआ? लिख लो, जिसके प्रत्येक चरण में, चरण मतलब पंक्ति में, जिसके प्रत्येक चरण में, चरण कल समझाए थे मैंने आपको, 1 2, पंक्ति जो होती है, बताएंगे फटाफट से। मुक्त छंद बच्चे प्रयोग नहीं होते, आप याद कर लो। जिसमें ना तो मात्राओं का ध्यान रखा जाए, ना वर्णों का ध्यान रखा जाए, वही मुक्त छंद है। मतलब फ्री है वो हर चीज से। एक तो होता अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, एक होता आपका भैया थोड़ा का अच्छा पढ़ने वाला, एक फ्री है पढ़ाई से ही, उस पर कोई नियम लागू नहीं है। जिसके प्रत्येक चरण में मात्रा समान हो, और प्रत्येक चरण में मात्रा समान हो, तो क्या हो जाएगा? सममात्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सममात्रिक। जैसे बच्चे सममात्रिक की बात करते हैं, एक होता है अहीर। क्या होता है? अहीर। भाई मात्रा गिननी तो हम कल सीखेंगे, आज तो हम सिर्फ याद कर रहे हैं संख्या। अहीर में संख्या होती है 11। अहीर में संख्या कितनी? 11। यानी कि सममात्रिक जो होगा उसमें संख्या 11 होगी। सममात्रिक में प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होंगे? 4। 4 चरण का मतलब 4 पंक्ति होंगी। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और 4 पंक्ति। कितनी पंक्ति होंगी बच्चे? 4 पंक्ति होंगी। और जैसे कि आप पंक्तियों में शब्द लिखे हुए हैं यहां, तो शब्दों में आप मात्रा गिनोगे, यानी स्वर गिनोगे, जो कि हम कल सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मात्रा गिनोगे तो आप गिनोगे इसमें टोटल मात्रा भैया जी 11 आई है। जैसे कहीं शब्द लिख रहा होगा कमल, तो कमल में मात्रा कैसे गिनोगे आप? कै में ए, मैं में ए, और ले में ए। मात्रा क्या होती है? स्वर होते हैं। तो आप कहोगे भैया 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा हो गई। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द लिखेंगे, उनकी मात्रा गिनोगे तो कितनी मिलेंगी? 11 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी?
अगर चारों के चारों चरण में 11 11 11 11 तो क्या हो जाएगा? अहीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहीर हो जाएगा। एक होता है तोमर, जब हर पंक्ति में मात्रा कितनी आएंगी? 12 आएंगी तो तोमर हो जाएगा। चौपाई कब होता है? जब मात्रा गिनोगे और हर पंक्ति में मात्रा आ जाएंगी 16। कितनी आ जाएंगी? 16 मात्रा आ जाएंगी। चौपाई याद रख लेना। चौपाई को अंत में दो वर्तुल, दो वर्तुल मतलब दो गुरु होने चाहिए। मतलब जब लास्ट होगा इसका तो क्या होंगे उस समय? दो वर्तुल होने जरूरी हैं। मतलब अंत होगा तो ऐसे शब्द पर हो गया जैसे लाला, किसी पंक्ति का अंत हो गया लाला पर, तो लाला में क्या गिनोगे? 2 भाई आ और फिर आ, 2 2। ये कॉमन कॉमन बातें हैं, अभी हमको सिर्फ संख्या पर फोकस करना है, बाकी चीजें आप कल सीख ही जाएंगे। अंत में 2 गुरु होने चाहिए, यति नहीं होती है। चौपाई में क्या होता है? आपसे पूछता है ऐसा कौन सा छंद है जिसमें यति नहीं होती है? यति क्या बोला था कल? विराम, जिसमें विराम नहीं होता है। चौपाई में 16 हो जाएंगे। चलो भाई, क्या बोला मैंने? चौपाई में कितने होते हैं? 16 हो जाएंगे। चौपाई के बाद में अगर हम बात करते हैं तो फिर आता है राधिका। राधिका में कितने होंगे भैया? राधिका में होते हैं 22। रोला, रोला में होते हैं टोटल 24। लेकिन 24 किस तरह से होंगे? ठीक है, हम सर जी तोमर हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, छंद नहीं हो लेकिन आप। रोला में कितने बोले मैंने? 24। किस तरह 24 होंगे? 11 और 13 करके होंगे। अब ऐसा नहीं है इस पंक्ति में पूरे 24 आएंगे गिनने पर, इस पंक्ति में पूरे 24 आएंगे, इस पंक्ति में गिनेंगे 24 आएंगे, इस पंक्ति में गिनेंगे तो भी 24 आएंगे। लेकिन वो 24 किस तरह होंगे? यहां यति आएगी बीच में, पहले कॉमा से पहले 11 और बाद में 13, 11 बाद में 13। और ये कब सबसे अच्छा हम कब सीखेंगे? जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और मात्राएं गिनेंगे। उसकी चिंता ही छोड़ दो, कैसे हम पहचानोगे इसी क्लास में पहचान के जाओगे। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं ना बेटा 24 किस में होते हैं, तो आपका जवाब फटाक से आना चाहिए रोला। आंख बंद करते रहो और इनको बोलते रहो, बाकी काम मेरा है। अहीर हो गया, बोलो अहीर में कितने? 11, तोमर में 12, चौपाई 16, राधिका 22, रोला कितना? 24। गीतिका, गीतिका में कितने होते हैं भाई? गीतिका में होते हैं आपके भैया, क्या बोलोगे? 26। कैसे 26 होंगे? 14 और 12। हर पंक्ति में पूरे 26 26 26 26। लेकिन 26 कैसे? 14 भाई कॉमा आएगा फिर 12, 14 पर फिर 12। एक आता है हरि गीतिका। क्या आता है? हरि गीतिका। और हरि गीतिका में कितने होंगे? 28 होंगे। क्या बोलोगे? 16 12, 16 और 12। फिर आता है एक आपका, क्या बोलेंगे? तांटक। क्या आता है? तांटक। तांटक में हर पंक्ति में 30 होते हैं। और सबसे लास्ट में आता है वीर, जिसको हम आल्हा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आल्हा के नाम से भी जानते हैं। और वीर और आल्हा में कितने हो जाएंगे आपके? 31 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 31 हो जाएंगे। तो बेटा फिर से समझाता हूं और समझना ध्यान से। मैंने बोला सममात्रिक, समझना। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सममात्रिक, अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ सममात्रिक को। सममात्रिक में क्या होंगे? प्रत्येक में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्रा क्या होती है? बराबर होती है। यानी पहली पंक्ति में जितनी मात्रा उतनी ही दूसरी में, उतनी ही तीसरी में, उतनी ही चौथी में, हर पंक्ति में मात्रा समान। तो क्या बोला? जिसके प्रत्येक चरण यानी पंक्ति में मात्रा समान, समान मतलब बराबर हो। तो अहीर में कितना? अब एक बार पढ़ने का मौका दूंगा 30 सेकंड के लिए आप लोगों को, और 30 सेकंड में आप लोगों को ये याद करके बताने हैं।
ऐसे ही बोलूंगा बेटा, विश्वास से बताना, देख के कोई नहीं बताएगा, देख करके कोई नहीं बताएगा। एक बार बोलते हैं, अहीर में कितनी 11, तोमर में कितनी 12, चौपाई में कितनी 16, राधिका में कितनी 22, राधिका में कितनी 22, रोला में कितनी 24। रोला क्या बनेगा, कैसे, 11 13 से बनेगा। ठीक है, गीतिका में कितनी होती है, 26। ठीक है, ऐसे याद कर लो। हरि गीतिका बड़ा नाम है गीतिका से, तो उसमें दो फालतू हैं, हरि जुड़ गया ना, एक और दो, दो जुड़ गए तो 28 हो गए। गीतिका 26, गीतिका कोई 26 साल की है, ठीक है, और हरि गीतिका उससे बड़ी हो गया, बड़ा नाम, तो 28 साल की है। तांटक कितने का, 30 का, और हरि वीर और आला कितने का, 31 का। ठीक है, आंख बंद कर लें भाई, जो बच्चे जवाब दे दें तो वो समझूंगा मैं, और देख लो बेशक से। तो जो पहले पढ़ चुके होते हैं उनके लिए आसान होता है, बात है कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो सीखें। तो बेटा मन में प्रश्न लेकर आना, चौपाई 16, रोला 24, 11 13, गीतिका 26, कितना होता है 26 कैसे, 14 12 से, हरि गीतिका 28, 16 12 से 28 बनते हैं। ठीक है जी, वीर या आल्हा 31, तोमर 12, अहीर 11। ठीक है, आपका चौपाई 16। इन सब का उत्तर दे पाए, नहीं दे पाए? अगर उत्तर दे पाए हो तो बच्चे थम्स अप लगना, नहीं तो मत करना। आशा करूंगा याद हो गए होंगे, आशा करूंगा आप लोगों के ये याद हो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी सोरठा रह गया, बेटा सोरठा आएगा, अभी सोरठा आएगा अर्ध सम्मात्रिक में। सोरठा रहा नहीं है, सोरठा सम्मात्रिक नहीं है। और यहां आपको यह भी पता चला। अब मैं पूछ लूं आपसे एक क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन आता है? आपसे पूछेगा, लिखना मत, कौन सा छंद, ऐसे ही बस जवाब दे देना, कौन सा छंद सममात्रिक नहीं है? ये बड़े पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस सेट में भी देखते होंगे लगातार, सममात्रिक नहीं है। अब मैं 4 ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी चौपाई, अब तो खटाक से उत्तर बता दोगे, खटाक से। सी मैंने बोल दिया वीर, और डी मैंने बोल दिया सोरठा। तो क्या बोलोगे, कौन सम्मात्रिक नहीं है? गुरुजी सोरठा नहीं है। सोरठा क्या है ये हमें नहीं पता, अभी अभी ये नहीं पता हमको। बहुत बढ़िया, बहुत गजब भाई, बहुत शानदार, बहुत गजब। ऐसा तो बुद्धि तुम्हारी श्रेष्ठ है, इंसान जो चाहे वो सीख सकता है। तो बेटा सम्मात्रिक क्लियर हुआ। आपको सिर्फ मात्राएं गिननी है। मात्राएं ये गिनी कैसे जाएंगी, 30 पूरी कैसे करनी है, वो सिखाने का काम हम कल करेंगे। लेकिन उस समय आपको पता होना चाहिए कि भैया 16 है तो चौपाई है। और छोटी परीक्षाओं में चौपाई, रोला, ये इंपोर्टेंट है। मैं आपको इंपोर्टेंट बता दूं कौन से पूछे जाते हैं इनमें से। जैसे कि रोला पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं के लिए। चौपाई बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। गीतिका और हरि गीतिका सारे भूल जाओ, लेकिन ये 4 मत भूल जाना। बाकी बेशक भूल जाओ, ये 4 नहीं भूलने आपको। ठीक है, क्या बोले? चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका, ये नहीं भूलने हैं। दूसरे पार्ट पर आ जाओ। दूसरा क्या बोला मैंने? दूसरा है अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद। और अर्ध सममात्रिक छंद क्या होते हैं समझो। अर्ध सममात्रिक भैया, अब आपको दिख गया होगा भैया जी, सममात्रिक में तो मात्राएं हर चरण में समान बराबर हैं। यहां क्या, अर्ध, अर्ध मतलब आधा, यानी कि आधे चरणों में समान होंगी, ये तो बात है। तो अगर अर्ध सममात्रिक के बारे में लिखता हूं, जिस छंद में, जिस छंद में विषम चरणों में, क्या बोलेगा, विषम चरणों में मात्राओं की संख्या, मात्राओं की संख्या समान होती है। कौन से चरणों में?
विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है और सम चरणों में, मतलब विषम में एक जैसे होंगे और सम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। मात्राओं की संख्या समान होती है। अब भैया जी हमको दिक्कत आई, ये समचरण और विषम चरण क्या है? तो बच्चे समझो, समचरण और विषम चरण क्या होते हैं। जैसे मैं कोई पंक्ति लिखता हूं, कोई भी पंक्ति लिखे हम, कोई भी, मतलब कि मैंने एक पंक्ति लिखी पूरी और ये पंक्ति लिखी, तो ये चरण 1 हुआ और ये क्या हुआ हमारा, चरण 2 हुआ। चरण 1 और चरण 2 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है हमें इस बात में। तो बच्चे यहां एक बात आती है कि जब मैं किसी चरण को लिख रहा हूं तो मैं यहां रुक गया, एक कॉमा यहां आ गया, यति आ गई और एक यति आ गई यहां। कहने का मतलब है पूरी पंक्ति को लिखते समय यहां यति और यहां यति। यहां एंड हो जाएगा पहले चरण का, यहां दूसरे चरण का एंड हो जाएगा। 2 डंडे लगाते हैं, 2 खड़ी पाई। तो बच्चे एक बात को समझो, तो इसको स्ट्रक्चर को बना लेना आप अपनी कॉपी पे, आसानी से समझ पाओगे फिर। तो यहां ये क्या हुआ, ये पहला हुआ, कल मैं आपको समझा रहा था, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। तो ये जो चरण है, इस चरण में कैसा चरण हुआ, पहला, एक संख्या को क्या बोलते हो, विषम बोलते हो जी, और 2 को हम क्या कहते हैं, सम। पढ़ते हो ना, ऑड इवन नंबर। ये 3 क्या हो गई, ये विषम हो गई, यति हमको साफ साफ दिखेगी पंक्तियों में, और ये हो गई आपकी सम। क्या हो गई, सम। ठीक है। तो बच्चे देखो, यहां विषम और विषम में एक जैसे होने चाहिए और सम में एक जैसे होने चाहिए। सम और सम में एक जैसे होने चाहिए। ऐसा भैया कब होगा, ऐसा 4 में होता है। किसमें होता है ऐसा, ऐसा 4 में होगा। और वो 4 कौन कौन से हैं, वो 4 कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका उन चारों में बरवे। क्या बोलोगे, बरवे। तो पहला प्रश्न तो बच्चे ये बताओ, सॉरी, पहला प्रश्न तो मुझे ये बताओ कि बरवे जो है ये आपका, ये सममात्रिक है या अर्ध सममात्रिक है? तो आप कहोगे भैया अर्ध सममात्रिक है। और बरवे में होते कितने हैं, होते हैं विषम में 12। विषम यानी जैसे ही गिनती होगी तो कितने होंगे, 12, फिर आएगा कॉमा और फिर अगले में होंगे 7। विषम में 12 और सम में होते हैं 7। सम चरण में कितने होंगे, 7 होंगे। यानी पहले मैं गिनूंगा तो 12 बैठेंगी, फिर गिनूंगा फिर 7 बैठेंगी। समझ रहे हो, वो दिक्कत? बरवे में कितने होते हैं, 12 कॉमा 7 होते हैं। दोहा, दोहा, दोहा होता है दो का धोखा, धोखा से याद रखो दोहा। कहा था 13 लाख देने के लिए शादी में और दे दिए कितने, दे दिए कितने, 11 लाख। 13 11 से क्या बनेगा, दोहा बनेगा। 13 11 से क्या बनेगा, दोहा बनेगा। तीसरा, तीसरा होता है शोर उठा। शोर उठा, शोर क्यों उठा भाई? भाई उसके ससुर ने बोली थी तुम्हें मैं 11 लाख रुपए दूंगा, लेकिन उसके ससुर ने दे दिए 13 लाख, तो शोर उठ गया, अरे भाई बहुत बढ़िया, ये तो 2 लाख फालतू दिए। ऐसा होता नहीं होता, हो जाता है ऐसा। तो विषम में 11 और सम में क्या होता है, सम में हो जाएगा 13। क्या बोला मैंने आपसे, विषम में 11 और सम में 13 होता है। तो बच्चे ध्यान से देखो, इसके विषम में थे 13 और इसके सम में 13।
इसके सम में 11 और इसके विषम में 11, तो दोनों उल्टे हो गए नहीं हो गए। तो यहां एक बात और लिखना, बहुत पूछा जाता है, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। दोहे का उल्टा, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। बेटा जब हम पे हिंदी थी ना 11वीं 12वीं तक, 12वीं तक हिंदी पढ़ी है, तो जब ऐसा था तो हिंदी, उस वाली हिंदी में वर्णमाला तो थी नहीं 11वीं 12वीं में। तो ना तो हमें ह्रस्व स्वर पता था ना दीर्घ स्वर पता था हमें। भाई पीसीएम के बच्चे कहाँ पता होता ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और चैप्टर था हमारे में छंद, तो इसमें बड़ी दिक्कत आती थी। दिक्कत क्या आती थी, क्योंकि वर्णमाला नहीं पढ़ी थी, तो ना तो ये पता थी एक मात्रा किसकी गिनी जाएगी ना दो। तो उन नंबरों को हम याद करते थे, 1 1 2 2 2 1 1 1 2, कि भाई दोहा अगर पेपर में लिखने को आ गया तो दोहे की ये पंक्ति है, तो ऐसा रट के जाते थे। फिर उसके नीचे के नंबर, इसके नीचे 1 1 2 2 2 1, ऐसा बड़ी दिक्कत होती थी। सब कुछ जब तो रटना पड़ता था, रटना। अब क्या है, अब तो सिर्फ मात्राएं याद करनी है, और आप सब लोग इतने होशियार हैं, क्या बोलेंगे? सोरठा। सोरठा। और चौथा क्या होगा? चौथा होता है उल्लाला। क्या बोलोगे? उल्लाला। उल्लाला में कैसे होंगी? विषम में होंगी 15 और सम में होंगी 13। सम में होंगी 13, यानी बरवे बना किससे? बरवे बना 12 7 से। दोहा बना 2 का धोखा, 2 कम कर दिए 13 11 से। सोरठा बना 11 13 से। और उल्लाला बना 15 13 से। उलाला, उलाला नहीं है ये, उल्लाला है। ठीक है। तो बच्चे सममात्रिक में तो हर चरण में समान होंगी। चौपाई 16, तो 16 16 16 16। लेकिन इसमें क्या होगा, होंगी तो इसमें भी बरवे में 19 हो जाएंगी टोटल। कुल कितनी हो जाएगी? 19। लेकिन 19 किस तरह से होंगी? 12 7 से। ठीक है। दोहा में क्या हो जाएंगी आपकी? 13 और 11। सोरठा में क्या हो जाएंगी? 11 13। अब आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। आप कहोगे भैया जी, जब आपने हमको रोला बताया, जब आपने हमको रोला बताया, तो भी आपने इतनी ही बताई। बोलो, इतनी बताई थी या नहीं बताई थी? देखो अपनी कॉपी में, रोला में भी 24 हैं जी, और आपका सोरठा में भी भैया जी 11 13 हैं। बोलो ऐसा है या नहीं है? यस और नो। तो बहुत सारा बच्चा मात्रा गिनता है, कहता है यार 11 13। गुरुजी समझ में नहीं आया, 11 13 तो इधर सोरठा में भी हो गई और 11 13 रोला में भी आ गई, सब मात्रिक में भी, तो हम कौन सा उत्तर लगाएं? तो बेटा यहां नोट बनाना और लिखना, नोट बना के लिखना, रोला और सोरठा में अंतर। रोला वर्सेज सोरठा कैसे पता लगाएंगे? जब मात्राएं आप गिनोगे तो आपको ये तो पता चल जाएगा जी, इसमें भी 11 13 और इसमें भी 11 13। बड़ा कंफ्यूजन जी, कौन सा लगाएं? तो बच्चे लगाना ऐसे है, ध्यान से समझना। ठीक है। क्या बोलेंगे? रोला में 11 13 और सोरठा में भी 11 13। बच्चे जो सोरठा होगा, सोरठा होगा, पहले रोला को बता देता हूं। रोला मैंने क्या बताया था? ये सममात्रिक है। रोला कैसा है? सममात्रिक है। और ये बेचारा सोरठा कैसा होता है? अर्ध सममात्रिक होता है। अर्ध सममात्रिक होगा। ठीक है। अब जितने भी सममात्रिक होते हैं उनमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और बच्चे जितने अर्ध सममात्रिक होंगे उनमें 2 चरण होते हैं। तो पहली पहचान हमारे पल्ले पड़ी कि रोला में कितनी पंक्तियां होंगी? 1 2 3 4, 4 पंक्तियां होंगी। सोरठा में कितनी पंक्तियां होंगी? 1 और 2। कितनी पंक्तियां होंगी? 2 पंक्तियां होंगी। ठीक है। एक कह रहा गुरुजी दोहे में भी तो इतनी है। बेटा दोहे में 13 11 है, 11 13 नहीं है। उनमें यति आ गई ना, 13 फिर कौमा फिर 11 आएंगे। तो दोहा तो अलग ही पहचानने में आ जाता। दोहा तो सबसे आसान है, जब मैं सिखाऊंगा तो उड़ा दोगे इसको तुम, उड़ा। सममात्रिक में 4 चरण, अर्ध सममात्रिक में 2 चरण होते हैं।
याद रख लेना। इसके जो विषम चरण होंगे, रोला के, इसको छोड़ो। अगर मैं बात करता हूं किसकी, यहां तक देखना, अगर मैं बात करता हूं सोरठा की, सोरठा में लिखना विषम चरण में, यानी जो पहला तीसरा चरण होगा विषम चरण में। अब विचारों में कुल 2 चरण होते हैं, 4 होते ही नहीं है। अर्ध सम में कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं, 2 पंक्ति होंगी, और 2 पंक्ति में भी क्या बोलेंगे? विषम। तो विषम क्या होता है? यहां कॉमा, पहला और तीसरा। तो विषम चरण में तुक मिलेगी हमेशा। तुक, कल क्या बताई थी? तुक एक राइमिंग जो होती है, तू आई मैंने रोटी खाई, तो यहां क्या है? एक राइमिंग हो जाएगी। विषम चरण में तुक होती है। क्या रोला में तुक होगी? यहां क्या बोलोगे? जरूरी नहीं है, हो भी सकती है भाई, हो इधर भी सकती है। तो गुरुजी फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसमें भी तुक आ गई और इसमें भी। तो अभी तो हमारे पास एक पहचान है 4 चरण की, लेकिन सबसे अंतिम पहचान क्या है बच्चे? रोला की। इसके अंत में दीर्घ वर्ण आएगा, अंत में दीर्घ वर्ण, दीर्घ से मतलब है वर्तुल आएगा, अंत में दीर्घ वर्ण आता है। अंत में क्या आता है? दीर्घ वर्ण आता है। बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है इससे, याद रख लेना। अंत में क्या आता है? दीर्घ वर्ण आता है। किसमें? आपका रोला में अंत में दीर्घ वर्ण आएगा। और बच्चे सोरठा, सोरठा जब अंत होगा ना, तो अंत में लघु वर्ण, यानी एक मात्रा पर खत्म होगा, लघु वर्ण आएगा। बस क्या दिमाग में रखना है? आपको 2 चीजें दिमाग में रखनी है, 4 चरण 2 चरण। 4 चरण 2 चरण। गुरुजी उसने पेपर में 2 ही चरण दिए, तो बेटा फिर तो नहीं पता चल पाएगा। तो हम देखेंगे दोनों का कि ये सबसे बड़ी पहचान है। तो जब यहां अंत होगा ना, अंत, अगर उसका अंत बड़ी मात्रा पर है, यानी ऐसा शब्द आ गया बाद में लाला, तो आप क्या गिनोगे? 2 और 2। अंत किस पर हुआ? 2 पर। तो बच्चे रोला होगा, लेकिन अंत हो गया मान के चलो लाल पर। तो लाल के लिए कितनी मात्रा गिनोगे? ला में 2 और ले में क्या होगा? इसमें तो ए होगा ना, सिर्फ ए, तो एक मात्रा आएगी। बोलो, तो क्या हो गया? गुरु पर, गुरु पर नहीं हुआ, फिर हो गया लघु पर, और लघु पर हो जाएगा तो सोरठा हो जाएगा। बोलो, बात पल्ले पड़ी? समझ गए क्या अंतर है? तो क्या दिमाग में रखना है? आपसे पूछ लेगा, परिभाषा दे देता है बच्चे, ऐसे दे देगा, रोला के बारे में क्या सही नहीं है। पहली पंक्ति, रोला एक सम्मात्रिक छंद है, ठीक है। रोला में 4 चरण होते हैं, ठीक है। रोला के अंत में दीर्घ वर्ण आता है, आप कहोगे ठीक है। लेकिन ये वाली लाइन लिख दी अगर कि रोला के अंत में लघु वर्ण आएगा, आप कहोगे भाई तू गलत है, लघु वर्ण नहीं आ सकता। क्या आएगा? रोला में तो दीर्घ वर्ण आएगा। परिभाषा पर भी बन जाता है, ठीक है। गुरुजी फिर तो ये पुराने लोग रचना करते होंगे तो बड़ी दिक्कत आती होगी। बेटा ज्ञानी लोग थे, सोचो, अब तो ऐसे ही है, हमने कुछ भी शायरी सुना दी, कोई भी कविता सुना दी, पुराने लोग ध्यान रखते थे, पुराने कवि ध्यान देते थे छंदों का। बहुत बढ़िया। माहेश्वर सूत्र बता दो गुरुजी। बेटा माहेश्वर सूत्र संस्कृत में लगता है, हिंदी में नहीं। माहेश्वर सूत्र संस्कृत में लगता है बच्चे, हिंदी से उसका अर्थ नहीं कोई। माहेश्वर सूत्र तो टीचिंग वाले बच्चे पढ़ते हैं जिनके संस्कृत आती है। कोई दिक्कत? उदाहरण देते हुए बताएं बच्चे। इन सब के उदाहरण में लिखूंगा ना तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम सिर्फ मात्रा गिन रहे हैं कि मात्रा होती कितनी है। उदाहरण की क्लास कल होगी आपकी, है ना। अभी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार आंख बंद करेंगे और फिर से रिपीट करवाता हूं, और बोलना, बस सुनना मेरी बात को। बरवे अर्ध सम्मात्रिका, बरवे कैसे बनेगा? 12-7 से बनेगा। दोहा, 2 का धोखा 13-11 से बनेगा। मैंने बोला फिर आपका आया क्या? सोरठा, 11-13 से बनेगा। उल्लाला 15-13 से बनेगा। तो बच्चे अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, आंखें बंद कर लेना, और खोलने के लिए नहीं बोलता हूं तो खोल ले करो, कभी ऐसे गुरु भावना में बहकर आंख बंद ही रखो। तो मैंने आपसे पूछा उल्लाला 15-13, सोरठा
सोर उठा 11 13। दोहा पूछूंगा तो बच्चे क्या बोलोगे, भैया जी अर्ध सम्मात्रिक 11 13। बरवे कितना 12 7। याद हुए या नहीं हुए? आपकी परीक्षा तक का तो सीमित हो जाता यही, इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ आएगा नहीं। या तो सम्मात्रिक पूछेगा, अर्ध सम्मात्रिक, और तीसरा जिस पर चांस होते हैं, कम चांस है लेकिन पूछ लेता है, तीसरे होते हैं विषम मात्रिक। तीसरे क्या होते हैं? विषम मात्रिक होते हैं। अब विषम मात्रिक छंद कौन सा हो जाएगा? अगर मैं बात करूं कि भाई विषम मात्रिक दो ही होते हैं, क्या बोलोगे? विषम मात्रिक भैया जी दो होंगे, एक तो कुंडलिया हो जाएगा, एक छप्पे हो जाएगा। लिखो, जिस छंद में, भाई सम मात्रिक में तो हर छंद में समान हो गई, अर्ध सम मात्रिक में आधे आधे में समान हो गई, विषम विषम में और सम सम में। और विषम मात्रिक में क्या होगा? जिस छंद में प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या, अब आपसे क्वेश्चन पूछने का टाइम आ गया, मात्राओं की संख्या असमान रहे, इसको अंडरलाइन कर लेना, समान नहीं असमान रहे, परिभाषा कभी मत भूलना, पेपर में ऐसे दे देगा डायरेक्ट। जिस छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या असमान होती है उसको क्या बोलते हैं? सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक या विषम मात्रिक। सम्मात्रिक में सभी चरण समान, अर्ध सम्मात्रिक में आधे आधे समान, और विषम मात्रिक में कोई भी समान नहीं। क्या बोलोगे? प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या असमान रहेगी, मतलब समान हो ही नहीं सकती है। चलो भाई, ऐसे कौन कौन से हैं? ऐसे बच्चे दो हैं, एक है आपका कुंडलिया, ये भी आप देखोगे कल बड़ी आसानी से पहचान लोगे आप, गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं 15-15 सेकंड में पहचान लोगे आप किसमें कौन सा छंद है। 15 सेकंड से 1 सेकंड फालतू नहीं लगाओगे। कुंडलिया हो गया। दूसरा होता है बच्चे छप्पे। क्या बोलोगे? छप्पे होता है। अगर कुंडलिया की बात करता हूं तो कुंडलिया बनता है दोहा प्लस रोला से। भाई कुंडल से याद रखो, कुंडल, कुंडल कोई खींच के भाग गया आपके, तो कुंडल खींच के भाग गया तो चोट लग गई कान में, और कान में चोट लगी तो किसके पास जाओगे? D4 और R4, डॉक्टर के पास जाओगे। DR लिखते हैं ना डॉक्टर को, डॉक्टर के पास जाओगे। छप्पे, छप छप कौन करता है? पानी करता है। तो बहुत बार आता है छप्पे किससे मिलकर के बनेगा? RO में होता है ना छप छप पानी, रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला होगा, ठीक है, रोला प्लस उल्लाला। तो रोला R और उल्लाला क्या O, RO में क्या होता है? पानी छप छप करता है। भैया दूसरी बात लिखना, दूसरी बात लिखना, दोनों में 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितनी पंक्ति आएंगी? 6 आएंगी। कितने चरण होते हैं? विषम में 6 चरण होते हैं। कौन कौन से? कुंडलिया, दोहा प्लस रोला, और आपका भैया अगर बात करें किसकी? छप्पे की, तो छप्पे क्या है? रोला प्लस उल्लाला। कितने चरण होंगे? दोनों में 6 चरण होंगे। तो भैया जी हम कैसे पहचानेंगे? तो बेटा दोहा देखोगे, दोहा देखोगे, पहले पंक्तियां दोहे की होंगी 4, फिर रोला की होंगी। छोड़ दो इसे अभी कल के लिए, कल बताऊंगा क्या पहचान है। अभी सिर्फ एक छोटी सी पहचान लिख लो कि जो कुंडलिया है, कुंडलिया है, याद रखो, कुंडलिया जिस शब्द से शुरू होगा, कुंडलिया जिस शब्द से शुरू उसी शब्द पर खत्म, जिस शब्द से शुरू उसी शब्द पर खत्म होगा। तो कुंडलिया तो बड़ा आसान हो गया जी, उसी शब्द पर खत्म होगा। तो बच्चे 6 लाइन होंगी, 6 भाई ऐसे 1 2 3 4 5 6। यहां मान के चलो वो राम से शुरू हुआ तो खत्म भी किस पर होगा? राम पर होगा। छप्पे में ऐसा कुछ नहीं होगा, छप्पे में दोनों अलग अलग होंगे। तो कुंडलिया तो देखते ही पहचान दोगे ना जी, राम शब्द राम शब्द, कुछ सोचना ही नहीं है, कुंडलिया लगाओ फटाफट से। और नहीं मैच हो रहे हैं तो छप्पे हो गया,
पहचान का खेल ही खत्म है। पहला और अंतिम शब्द यदि समान है तो कुंडलिया होगा, और कुछ पहला और अंतिम शब्द समान नहीं है तो छप्पया होगा। 1000 उदाहरण देख लेना, होगा यही। कोई दिक्कत? बोलो भाई, इतनी बात में कोई समस्या? गुरुजी दिमाग में छप जाता है, सर्वेश यादव जी छपना चाहिए, इसी में आपका हित है। ठीक है बच्चे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? मात्रिक छंद समझ में आया? मात्रिक छंद मैंने बोला छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला मात्रिक छंद होगा जिसमें मात्राओं की गिनती होती है। दूसरा होता है आपका वार्णिक छंद जिसमें वर्णों की गिनती होती है। तीसरा होता है आपका मुक्त छंद जिसमें ना वर्णों की गिनती ना मात्राओं, कोई नियम ही नहीं लगेगा, वो मुक्त छंद है। फिर हम आए मात्रिक छंद पर। मात्रिक छंद में क्या होगा भैया? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक में क्या होगा? हर चरण में जी समान मात्रा होती है। हर चरण में क्या होगी? समान मात्रा होगी। जैसे पहला मैंने बताया आप लोगों को, पहला क्या बताया? अहीर 11, तोमर कितना? 12 बता दिया, चौपाई कितना? 16 बता दिया। अब बोलते चलो, दिमाग में इमेज बनाते चलो, जो कुछ पढ़ाया स्कैन कर लो उसको सारे को। चौपाई में जी 16 होती हैं, ठीक है। चौपाई के बाद में क्या बताया था मैंने, बताओ, जिसमें 22 मात्राएं आपको बताई? बोलो फटाफट से, कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर चाहिए, एक आपसे पूछ रहा हूं। फिर मैंने बताया आपको भैया कि फिर आएगा आपका क्या? रोला। रोला 24 होंगी मात्राएं, ठीक है। 24 किस तरह होंगी? 11 13 से होंगी। रोला के बाद में मैंने गीतिका बताया 26 14 12। हरि गीतिका में 28 होंगी, 16 12 बता दिया, ठीक है। हरि गीतिका के बाद में तांटक 30 होगा, तैसे तांटक तैसे 30 हो गया। वीर या आल्हा में कितनी होती है बच्चे? 31 होती हैं, ठीक है। ये सममात्रिक है, हर चरण में समान मात्रा। कितने चरण होने जरूरी हैं? 4 चरण होने जरूरी हैं। चौपाई में क्या बताया? अंत में 2 क्या होने चाहिए? गुरु होने चाहिए। चौपाई में कहीं यति नहीं आती है ना? चौपाई में कहीं भी यति नहीं आएंगे, पूरे 16 16 16 16 16, ठीक है जी। चलो भाई, फिर हम आए किस पे? अर्ध सममात्रिक पे। अर्ध सममात्रिक जो आधे समान हो, आधे समान मतलब विषम चरण के जैसा होगा और सम चरण के जैसा होगा। 4 इसके उदाहरण मैंने आपको बताए। बरवे, बरवे बरवे बनेगा 12 7 से। दोहा, दो का धोखा 13 11 से। फिर बताया सोरठा, सोरठा कितने से बनेगा आपका? सोर उठेगा 11 के बाद 2 लाख और जोड़ दो 13 से। फिर बताया उल्लाला, उल्लाला बनेगा 15 13 से, ठीक है। ये हुए आपके विषम चरणों और समान चरणों में समान मात्राएं होती हैं। तीसरा मैंने बताया आपको बच्चे विषम मात्रिक। विषम मात्रिक में क्या होगा कि विषम चरण में जो आपके चरण है, सॉरी विषम मात्रिक क्या होगा कि जो चरण है, चरणों में मात्राएं असमान होंगी। असमान होंगी तो इस बात का क्या मतलब है भाई? असमान होंगी तो 2 उदाहरण है इसके। प्रत्येक में 6 चरण होते हैं, यानी 6 पंक्तियां होंगी। पहला बोला कुंडलिया होगा। कुंडलिया किससे बनेगा? दोहा प्लस रोला से बनेगा। दूसरा बोला क्या मैंने? छप्पे। छप्पे किससे बनेगा आपका? छप्पे बनेगा आपका छप छप पानी, रोला प्लस उल्लाला आरो से, ठीक है। कोई दिक्कत? और मैंने बताया कुंडलिया जिस शब्द से शुरू उसी शब्द पर खत्म, सबसे अच्छी पहचान है। तो भैया जी जिस शब्द से शुरू और उस शब्द पर खत्म ना हो तो तब क्या हो जाएगा? तब बच्चे छप्पे हो जाएगा। इतनी सी क्लास थी हमारी, बोल दी ना। क्लास तो कितनी देर की थी? मैंने ये सारा 2 मिनट में बोल दिया और इसको लिखने में हमें 1 घंटा लग गया। और जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसके इमेज बनी होंगी सारी। बोलो क्लियर? मात्रिक छंद क्लियर? बहुत बढ़िया। राधिका में गुरुजी 22 बताए थे। अजय कुमार जी एकदम ठीक बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। तो बेटा कल की क्लास को हम शुरू करेंगे कहां से? कल की क्लास को हम शुरू करेंगे आपका वार्णिक छंद से, जिसमें 5 मिनट हमको लगने वाली हैं। और कल ही मैं आपको वार्णिक विच्छेद भी बताऊंगा, मात्रा गिननी कल सिखाऊंगा, और कैसे पहचानेंगे जी हम, कैसे पहचानेंगे कि रोला है या उल्लाला है या चौपाई है। बेटा पहचानोगे तो तभी जब मात्रा सीख जाओगे गिननी, तो कल के बाद फिर काम आसान, और कल ही प्रैक्टिस शुरू। इसकी सारी प्रैक्टिस करेंगे, 2 दिन करेंगे इसकी प्रैक्टिस। प्रश्न इतना आसान आएगा, कसम से वादा करता हूं कि शायद मुंह जवानी हमारी क्लास का एक एक बच्चा बना के आएगा। सीखेंगे बहुत तगड़े तरीके से, गजब मजा आया।
मजा आया तो बताएं भैया कि मजा आ गया। मजा आना चाहिए बस पढ़ने में, अगर मजा आता है तो सब कुछ संभव है। तो अपना ख्याल रखें, बहुत 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 मेहनत से पढ़ते रहे। और बच्चे, मैं बताता हूँ, आप लोगों की उम्मीद है ना नौकरी की, हमारी उम्मीद है सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने की। आपकी जिद्द है वर्दी लेने की, हमारी जिद्द है सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने की। मैंने बोला ना शुरुआत में जब तो बैच भी नहीं आया था, तो हमारा एक स्टेटमेंट था कि हर चेक पोस्ट पे हमारा भाई या बहन चाहिए हमको, हर चौकी में, हर थाने में। भर देने हैं बेटा थाने, ठीक है, हर चेक पोस्ट में, मतलब बड़ी तादाद में। इसी के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं कि भाई हम मैक्सिमम परिवारों को खुशी दे पाएं। और कम से कम जिस परिवार का बच्चा सेलेक्ट होगा वो तो जानेगा ना कि रोजगार विद अंकित से हमारे बच्चे पढ़ते थे। तो मतलब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है बेहतर। इससे ज्यादा पुण्य कोई क्या ही कमा पाएगा, इससे ज्यादा बेहतर कोई क्या ही कर पाएगा कि हम किसी को एक रोजगार दिला पाएंगे। और वो रोजगार क्या होगा, उस बच्चे के जीवन को, उसके पारिवारिक और आर्थिक हालात को, सामाजिक स्थिति को मजबूत करेगा। तो वो सबसे शानदार हमारा कर्म होगा बच्चे। और आपका कर्म क्या है, पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना कि भैया ने ये टास्क दिया तो करके दिखाऊंगा। जो ये बोल देता ना मैं करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाता है। और ऐसा नहीं है जुबानी तौर से, नहीं, ग्राउंड पे काम करना, पेन पेंसिल और इसका इस्तेमाल करते हुए पढ़ते रहना, मेहनत करते रहो बच्चे। बस जो कह रहे हो आंख बंद करके चलते रहो। सफलता बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है। ये जो मंजिल है ना, जो यहाँ से चल रहे इस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है, ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति से पार होता है। और वो दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, और नहीं तो आप इंसान नहीं है। तो मिलेंगे कल की क्लास में, प्रैक्टिस को करेंगे बहुत शानदार तरीके से। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत बहुत सारा ध्यान रखें।